नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 1995 बैच के आईपीएस दीपम सेठ बने उत्तराखंड के नए डीजीपी। महीनों बाद उत्तराखंड पुलिस को मिली मुखिया के तौर पर अस्थायी नियुक्ति। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बीच में बुलाकर सौंपी गई जिम्मेदारी। देहरादून की सड़कों पर फिर उतरे बेरोजगार युवा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की दोहराई मांग। कांग्रेस का मिला समर्थन। सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप। ऋषिकेश सड़क हादसे में राज्य आंदोलनकारी त्रिवेंद्र पवार के निधन के बाद हरकत में आया प्रशासन। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी की टीम। उपनल कर्मचारियों के मसले में बड़ा फैसला ले सकती है धामी सरकार। सचिव स्तर पर चर्चा के बाद मिला आश्वासन। नियमितीकरण की मांग पर जल्द निर्णय संभव। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। केदारनाथ उपचुनाव में विपक्ष के उठाए सारे मुद्दे धराशायी हो गए। ना क्षेत्रवाद, ना जातिवाद, ना तो सोना चोरी मामला और ना ही दिल्ली में केदारनाथ मंदिर मामला कांग्रेस के काम आया। इस चुनाव में दिखा तो धामी सरकार का काम, सीएम धामी का नाम, और इस जीत ने पुष्कर सिंह धामी के सियासी कद को और बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। नहीं चला कांग्रेस का कोई मुद्दा। न ठाकुर ब्राह्मण, न कुमाऊं गढ़वाल, न केदारनाथ सोना चोरी, न दिल्ली में केदारनाथ मंदिर मामला। उपचुनाव में दिखा तो धामी सरकार का काम, हर तरफ छाया सीएम धामी का नाम। केदारनाथ उपचुनाव जिससे दोनों ही राष्ट्रीय दलों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन सियासत के इस खेल में किसी को हार मिलती है तो किसी को जीत। बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव में बम्पर जीत हासिल कर 2027 का रास्ता साफ कर लिया है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस का इस उपचुनाव में कोई भी मुद्दा काम नहीं आया। न ठाकुर ब्राह्मण, न कुमाऊं गढ़वाल, न केदारनाथ सोना चोरी मामला, न दिल्ली में केदारनाथ मंदिर मामला। सारे मुद्दे विपक्ष के धराशायी हो गए और चल गया सीएम धामी का जादू। इस उपचुनाव में बीजेपी की कड़ी मेहनत रंग लाई है। उपचुनाव में मिली जीत ने बीजेपी में नए उत्साह का संचार तो किया ही है, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सियासी कद भी बढ़ा दिया है। प्रतिष्ठा का सवाल बनी इस सीट के चुनाव अभियान की कमान मुख्यमंत्री धामी खुद संभाल रहे थे। 5 मंत्रियों के साथ साथ सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव का मोर्चा संभाल कर रखा। यहाँ तक कि केदारनाथ की जनता को इस बात का विश्वास दिलाने में सीएम धामी कामयाब हो गए कि जब तक क्षेत्र का विधायक नहीं मिल जाता, सीएम धामी खुद वहाँ के विधायक बनकर काम करते रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। समय रहते सीएम धामी ने लंबित पड़ी मांगों को पूरा किया और कई बड़ी घोषणाएं की, जिसने क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतने में और अहम भूमिका निभाई। उपचुनाव में बीजेपी के प्रचार अभियान की अगुवाई भी मुख्यमंत्री धामी खुद कर रहे थे। उन्होंने क्षेत्र में 5 जनसभाओं और 2 बाइक रैलियों में हिस्सा लिया। यहाँ तक कि उपचुनाव के प्रचार अभियान के दौरान विपक्ष ने मुख्यमंत्री की घेराबंदी भी की, लेकिन परिणाम बता रहे हैं कि विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। इस पूरे चुनाव में जिस प्रकार से झूठ और भ्रम की राजनीति की गई, क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया गया, लोगों को बांटने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने उस पर ताला लगा दिया, पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया। ये कहते थे सेमीफाइनल है, ये सरकार के खिलाफ चुनाव है। जनता ने वोटों की ताकत से उनको पूरी तरह से सेमीफाइनल से बाहर कर दिया। केदारनाथ उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। यकीनन जिसने सेमीफाइनल जीत लिया, मानो फाइनल में उसकी राह आसान होगी। और सीएम धामी के नेतृत्व में लड़ा गया ये उपचुनाव एक बार फिर साबित करता है कि सीएम धामी जननेता होने के साथ साथ एक अच्छे टीम लीडर भी है, जो अपनी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ना बखूबी जानते हैं। सीएम रहते पुष्कर सिंह धामी के नाम एक और जीत दर्ज हो गई है, जिसने उनका सियासी कद और बढ़ा दिया है। उत्तराखंड पुलिस को नया मुखिया मिल गया है। 1995 बैच के आईपीएस दीपम सेठ को प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है। कार्यभार संभालते ही आखिर क्या कुछ उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड पुलिस को मिला नया मुखिया, दीपम सेठ बने नए डीजीपी।
1995 बैच के आईपीएस है दीपम सेठ। उत्तराखंड पुलिस को नया मुखिया मिल गया है। अब तक कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस को फुल फ्लेज मुखिया मिल गया है। दीपम सेठ को अब उत्तराखंड डीजीपी नियुक्त किया गया है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी गिनाई। उनका कहना है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में आमजन की समस्याओं के निस्तारण पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो इसलिए इस समय ऐसे सक्षम और प्रोफेशनल फोर्स जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की है, उसका नेतृत्व करने का जो एक जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने प्राथमिकताएं की बात करी, तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज़ रहती हैं। जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनको कानून व्यवस्था में उनको भरोसा रहे, उनका भरोसा और मजबूत हो। और जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनमें अपराध का भय, कानून का भय। अब आपको बताते हैं उत्तराखंड के डीजीपी की जिम्मेदारी संभालने वाले दीपम सेठ के बारे में। उत्तराखंड के 13वीं डीजीपी बने हैं दीपम सेठ। दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। अभी उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं हुई थी कि शासन ने उन्हें वापस बुलाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। पत्र के एक दिन बाद ही केंद्र ने उन्हें रिलीव कर दिया। दीपम सेठ उत्तराखंड कैडर की वर्तमान में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। पिछले साल पूर्व डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद दीपम सेठ के वापस आने की चर्चाएं जोरों पर थी। सरकार ने उनका नाम भी डीजीपी के पैनल में शामिल करते हुए यूपीएससी को भेजा था, लेकिन वो प्रतिनियुक्ति से वापस नहीं आए थे। ऐसे में अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। पिछले साल 30 नवंबर को अभिनव कुमार ने कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कमान संभाली थी। दीपम सेठ उत्तराखंड के साथ ही केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। फिलहाल दीपम सेठ एसएसबी में प्रतिनियुक्ति के तौर पर काम कर रहे थे। इससे पहले वो आईटीबीपी में भी आईजी के तौर पर जिम्मेदारी देख चुके हैं। दीपम सेठ ने यूपी में भी विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देखी हैं। उत्तराखंड में भी विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देखने के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। अब उत्तराखंड के नए डीजीपी के तौर पर दीपम सेठ ने जिम्मेदारी संभाली है। देखना होगा प्रदेश में कानून व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए किस तरह से वो काम करते हैं। राजधानी देहरादून में बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच किया। इस दौरान नाराज युवाओं ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं की सीट आरक्षित करने की मांग की। वहीं हल्ला बोल कर रहे युवाओं को पुलिस ने सचिवालय पहुंचने से पहले रोक दिया। इससे नाराज हुए प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। उधर बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं पहली बार हम जो है इतनी बड़ी तानाशाही इस प्रदेश में देख रहे हैं कि प्रदेश के बेरोजगारों को पकड़ पकड़ कर उनके नाम लिखे जा रहे हैं कि आपका नाम कहाँ है, कहाँ से आए हो, और फिर कहा जा रहा है कि अब तेरे पे मुकदमा हो जाएगा, इससे पहले जो है ये इस रैली से निकल जा। तो आप बताइए फिर रैली में कौन आएगा और क्यों आएगा? अगर आप ये करेंगे, बावजूद इसके आप देखोगे तो संख्या बल इतना भी कम नहीं है कि जो है यहाँ पर पूरी रैली फ्लॉप कही जाए। रैली ठीक है, प्रदेश का बेरोजगार आया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि आज सरकार मांगे माने। अगर सरकार मांगे मान लेती है तो हम वही होंगे जो पुष्कर सिंह धामी की जय जयकार भी करने के लिए तैयार हैं। देखिए, सड़कों पे आज ही नहीं परंतु महीने से भी ऊपर हो चुके हैं। ज्ञापन देते देते 100 से 150 ज्ञापन भी जा चुके हैं, पर लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे ज्ञापन को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। रैलियां भी कर चुके हैं, टंकियों पे भी चढ़ चुके हैं, भूख हड़ताल 15 दिनों तक भी कर चुके हैं, पर लेकिन मुझे लग रहा है कि धामी जी अब मात्र एक अंतिम प्रहार रैली का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पुलिस भर्ती से पहले एक अंतिम प्रहार रैली ऐसी की जाएगी, प्रत्येक जिलों में पुतले दहन होंगे और उससे बड़े बड़े ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन का समर्थन किया। कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। उसी डबल इंजन की सरकार में युवा बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
देखिए, सरकार को बेरोजगारों की बिल्कुल चिंता नहीं है। इन्हीं का नारा था इनके प्रधानमंत्री जी का, अगर डबल इंजन की सरकार आई, देश के अंदर बीजेपी की सरकार आई, तो हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज यहाँ का युवा पूछ रहा है, कहाँ है हमारा रोजगार? हमने जो उत्तराखंड बनाया था, किस लिए बनाया था? कि हमको रोजगार ना मिले, यहाँ से पलायन बढ़ता रहे। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। बेरोजगारी का आप आलम देखिए, पिथौरागढ़ के अंदर किस प्रकार से जो भर्ती हुई थी आर्मी की, उसमें किस प्रकार भगदड़ मची, कई लोग उसमें चोटिल हुए, प्रशासन व्यवस्था करने में नाकाम साबित हुआ। उधर मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने दिल्ली प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर हाईकमान का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस अपनी कमियों पर मंथन कर रही है। मुझ में विश्वास जताया, मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ। उसमें सोनिया गांधी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी और प्रियंका गांधी जी, सभी का सहयोग रहा। और मैं, ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है और एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, तो इस चुनौतीपूर्ण काम के लिए हम सब लोग साथ मिलकर पूरी प्रदेश की कांग्रेस और पूरी और कांग्रेस को जितना हम से बन पड़ेगा उतना मजबूत करने की हम कोशिश करें। उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देहरादून के बाद अब ऋषिकेश से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई। इस हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद अब प्रशासन हरकत में आया और घटनास्थल का निरीक्षण करने टीमें पहुंची और हादसे के कारण को जानने के लिए जांच शुरू की गई। देखिए रिपोर्ट। ऋषिकेश में दिखा रफ्तार का कहर। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार की गई जान। हाल ही में देहरादून के ओएनजीसी चौक पर रफ्तार का कहर देखने को मिला था, जिसमें 6 युवक युवतियों की मौत हो गई थी। अब एक ऐसा ही मामला ऋषिकेश से सामने आया है, जहां रफ्तार से दौड़ते ट्रक ने 3 लोगों की जान ले ली। रविवार देर रात ऋषिकेश के नटराज चौक पर एक भीषण हादसे में यूकेडी के नेता और राज्य आंदोलनकारी त्रिवेंद्र पवार सहित 3 लोगों की जान चली गई। हादसा इतना भयंकर था कि दूर दूर तक गाड़ियों के टुकड़े बिखर गए और घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की रात एक तेज रफ्तार सीमेंट से लदे ट्रक ने नटराज चौक के पास वेडिंग पॉइंट के सामने खड़ी 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस टक्कर के दौरान वहां पर मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए त्रिवेंद्र पवार और गुरजीत सिंह को एम्स ऋषिकेश लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा एक दूसरे व्यक्ति की हालत भी गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन उसने भी आज सुबह दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार पूर्व राज्य मंत्री के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दिन पर दिन बढ़ते सड़क हादसे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि तेज गति से दौड़ती गाड़ियों पर नकेल न कसना पुलिस प्रशासन पर भी सवाल है। वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव में हो रही देरी पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रेमानंद महाजन ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को निकाय चुनाव में हार का डर सता रहा है। वहीं काशीपुर क्षेत्र के बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि धामी सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा। देखिए, सरकार मालिक है इन ऐसे इलेक्शनों के, चाहे नगर निकाय हो, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे आपके सहकारी समितियों के इलेक्शन हो, इसके जो मालिक है वो सरकार के हाथ में है। सरगत हमेशा ये देखा गया कि सरकार फुर्सत में कराना चाहती है। आप फुर्सत की बात यदि इस समय वर्तमान में यदि फुर्सत की बात की जाए तो फुर्सत ही फुर्सत है, मगर उनकी इच्छा नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से तैयार है निकाय चुनाव को करवाने को लेकर। अब चूंकि जो विषय आया है 27% का ओबीसी के आरक्षण का,
उसमें जैसा हमें पता है कि उसको लेकर अध्यादेश लाना पड़ेगा, तो उसमें कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत ना हो, उसी की वजह से देरी अगर हुई तो होगी, और लेकिन सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं। सोमवार को ओपनल कर्मचारियों ने सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी से मुलाकात की और इस मुलाकात में ओपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण को लेकर फंसे पेच पर चर्चा की। ओपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष की माने तो बैठक सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि जल्द ही समान काम समान वेतन पर फैसला लिया जाएगा। देखिए, अभी वार्ता का दौर सरकार से एटलीस्ट करना सरकार नहीं है और वार्ता का दौर जारी है। और मैं आज सचिव साहब के समक्ष बोल भी आया हूँ कि सर, हमें हड़ताल स्ट्राइक करने का कोई हमारा विजन भी नहीं है और वार्ता चल रही है, सरकार से वार्ता चल रही है। वार्ता के परिप्रेक्ष्य में इसने होना है, कमेटी बनेगी, सब कमेटी बनेगी और कमेटी ने ही डिसाइड करना है कि कितना हम कट ऑफ डेट रखेंगे, कितने लोग लेंगे। सारा कुछ वार्ता के दौरान हुआ है और मेरे को लगता है कि निश्चित तौर से सरकार का रुख पॉजिटिव है इसमें। देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने 26 नवंबर से शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मजबूत भू कानून को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही। सरकार बजट सत्र में भू कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन भू कानून के प्रावधानों को अब तक स्पष्ट नहीं किया गया। देखिए, हम लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं इस राज्य में मजबूत भू कानून और मूल निवास को लेकर, और तमाम तरह के आंदोलन के बावजूद सरकार मजबूत भू कानून को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार कह तो रही है कि हम बजट सत्र में मजबूत भू कानून लाएंगे, लेकिन भरोसा सरकार पे नहीं रहा। हम चाहते हैं कि सरकार भू कानून को विधानसभा में पारित करने से पहले इसके ड्राफ्ट को जनता के बीच लाए, ताकि जनता इसकी समीक्षा कर सके, देखे कि कहीं ये भू कानून माफिया के पक्ष में तो नहीं है। जब जनता के पक्ष में कानून होगा, जब जनता की इसमें मंजूरी होगी, उसके बाद इसको विधानसभा में पारित किया जाए। उधर पचवादून में कांग्रेसियों ने विद्युत विभाग के दफ्तर का घेराव किया और प्रीपेड मीटर लगाए जाने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। दरअसल इन दिनों कांग्रेस प्रीपेड मीटर के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेसियों का कहना है कि वो उत्तराखंड में प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं, उसका निजीकरण कर रहे हैं, उसे प्रीपेड मीटर के थ्रू उसको शुरू में चार्ज जैसे हम मोबाइल करते हैं, जितना करोगे चार्ज उतना जलेगा और नहीं तो आदमी रहेगा अंधेरे में। नहीं तो कोई गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी वाला अपने बिल को 1 महीना लेट भी दे देता था, थोड़ा सा कर लेता था। कभी हर समय पैसा नहीं होता दिहाड़ी मजदूरी, लेकिन उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है। तो आज इन्होंने जो है एक नई पॉलिसी सरकार ले आई है कि प्रीपेड मीटर लगेगा, कि आप पहले पैसे दो और फिर आपके घर में बिजली आएगी। तो कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसका पुरजोर विरोध करते हैं। उत्तराखंड में सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है। एक और जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड बनकर तैयार है, तो वहीं एक और एलिवेटेड रोड बनने जा रही है, जिससे चारधाम यात्रा में सहूलियत मिलने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे के बाद एक और एलिवेटेड रोड की तैयारी, चारधाम यात्रियों को मिलेगी सहूलियत, नहीं झेलना पड़ेगा जाम का जाम। उत्तराखंड में सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है। एक और जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड बनकर तैयार है, तो वहीं एक और एलिवेटेड रोड बनने जा रही है, जिससे चारधाम यात्रा में सहूलियत मिलने वाली है। कहां से कहां तक ये रोड बनेगी और कौन कौन से क्षेत्र इस रोड से जुड़ेंगे, ये आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तराखंड में हर साल चारधाम यात्रा में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में हरिद्वार ऋषिकेश में भारी जाम देखने को मिलता है, जिससे न केवल स्थानीय बल्कि यात्री भी परेशान होते हैं और चारधाम यात्रा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब इस समस्या का हल निकाला गया है। दरअसल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड की तरह ही एक और एलिवेटेड रोड का निर्माण होने जा रहा है, जिससे न केवल चारधाम यात्रा में सहूलियत मिलेगी, बल्कि योग नगरी ऋषिकेश में भी जाम के झाम से निजात मिलेगी। इस रोड के बनने के बाद हरिद्वार से यात्रियों को ऋषिकेश से होकर गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सीधे वो बद्रीनाथ राजमार्ग पहुंच सकते हैं। दरअसल एलिवेटेड रोड के बन जाने से चारधाम यात्रा, कावड़ यात्रा या पर्यटन सीजन के दौरान जो वाहन हरिद्वार की तरफ से बद्रीनाथ राजमार्ग या गंगोत्री राजमार्ग की तरफ बढ़ेंगे, उन्हें ऋषिकेश के शहरी क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो सीधे एलिवेटेड रोड से आगे बढ़ सकते हैं। इससे एक तरफ जहां ऋषिकेश में वाहनों का दबाव कम होगा, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी।
बता दें कि ये सड़क परियोजना ऋषिकेश में नेपाली फॉर्म से ढालवाला के बीच बनेगी। एलिवेटेड रोड का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग खंड डोईवाला करेगा। 2 चरण में इस परियोजना का कार्य किया जाएगा। पहले चरण में नेपाली फॉर्म से ढालवाला तक रोड बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई 10.88 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 4 लेन होगी। इसका बजट 1485 करोड़ रुपए तक होगा। दूसरे चरण में ढालवाला से तपोवन तक रोड बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर और चौड़ाई डबल लेन होगी। साथ ही 2 टनल का भी निर्माण होगा। इसका अनुमानित बजट 915 करोड़ रुपए होगा। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान देहरादून और हरिद्वार की तरफ से आने वाले वाहनों के चक्के ऋषिकेश में जाम हो जाते हैं। स्थानीय और बाहरी क्षेत्रों के वाहनों को जाम से बचाने के लिए ही परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। डीपीआर मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया गया है और अब जल्द स्वीकृति की उम्मीद की जा रही है। कुमाऊं मंडल में 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों की जांच के लिए कमिश्नर दीपक रावत ने बैठक की। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि कुमाऊं मंडल में 250 वर्ग मीटर से ऊपर भूमि खरीद के लिए 100 मामले और विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीन में 130 उल्लंघन के मामले सामने आए। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि अभी पूरी तरह से जमीनों की जाँच नहीं हो पाई है। लगभग 2 से 3 महीने का समय जाँच करने में लगेगा। और कुमाऊं में अगर वायलेशंस की बात करें, यद्यपि हम पूरा भी नहीं देख पाए हैं क्योंकि जो 250 वर्ग मीटर वाली मैटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसमें वक्त लगेगा 2-3 महीने का और, लेकिन जितने देख पाए हैं उसमें से अभी लगभग जो विशेष प्रयोजन वाले हैं 130 वायलेशंस उसमें हैं और जो 250 वर्ग मीटर वाले हैं लगभग 100 के वायलेशंस आसपास उसमें हैं। एक और कैटेगरी है जिसमें कि अनुमति नहीं चाहिए होती धार्मिक पर्पस के लिए। इसका भी ये देखने में आया कि काफ़ी एक तरीके से मिसयूज़ कुछ बिल्डर्स द्वारा किया गया है। तो इन सभी पे 167 के तहत जो चालान होते हैं, कार्रवाई होती हैं, वो चल रही है और गवर्नमेंट को हम यहाँ से जो सुझाव मिले हैं वो भी रेफर करेंगे। रुड़की के झबरेड़ा कुरसली में वन माफियाओं ने 11 आम और सागवान के पेड़ों पर आरी चला दी और हैरानी की बात तो ये है कि इसकी भनक तक वन विभाग को नहीं लगी। उद्यान विभाग को भी इसकी जानकारी नहीं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसओजी टीम ने जांच शुरू कर दी है। इन पे हम सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी अभी छानबीन चल रही है इनके आदमी कौन है क्या है। कितने पेड़? ये 10-11 पेड़ हो रहे हैं। किस चीज के पेड़ थे? ये आम है और सागौन के हैं। वन विभाग को सूचना दी सर इसके पहले? वन विभाग को ये सर्किल वालों ने सूचना दी है ना, एसओजी वाले ने सूचना दी। वहीं लोहाघाट के गंगनौला में खस्ताहाल सड़क के चलते ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। सड़क को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के लापरवाह अधिकारी सीएम धामी के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं और इसका हर्जाना क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो सड़क है मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसमें क्या हुआ कि जो आपदा से पहले जो है पैचवर्क का काम उसका ठेका हो गया था, टेंडर हो गया था, सुनने में आ रही थी और आज तक जो है वहाँ पर जो गड्ढे ना भरे गए हैं ना सड़क का काम। अब आपदा के आने से तो मतलब रोड बहुत ज़्यादा मतलब बेकार हो गया है, गड्ढे हो रखे हैं और रोड़े आ रखे हैं सारे सड़क में और ना पीडब्ल्यूडी का विभाग आ रहा है सर वहाँ पर, ना कोई उस रोड की ना देखभाल करने के लिए आ रहे कोई। वहीं रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में 50 वर्षीय महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतका के पति ने बताया कि जिस वक्त ये घटना हुई उस समय वो अपनी दुकान पर था। मेरा नाम घनश्याम है जी। मुझे फोन किया गया, मंडी से आया मैं, यहाँ देखा तो इसके सिर पे चोट लगी। मैंने कहा मैं घबरा गया, मोहल्ले में रुक का तारा मैंने, यहाँ कोई था नहीं, औरतें आ रही बेचारी, औरतें कहाँ जाती लेके। फिर मैंने उठाया, मैं भागा अपने भाई को ले गया बुला के। भाई मेरे साथ आया, भाई ने दोनों ने उठाया तो बाहर ले गए। रिक्शा लाई, रिक्शा नहीं मिल रही थी पहले, वहाँ रिक्शा लाया, रिक्शा बिठाया। कोई कह रहा वहाँ ले जाओ, कोई कह रहा वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल इसमें। फिर वहाँ जाके कह रहे तुम्हें कुछ नहीं है। वहीं लक्सर में चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला क्षेत्र के 2 अलग-अलग जगहों से सामने आया है। पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर में चोरों ने गारमेंट्स की शॉप को निशाना बनाया, तो वहीं मुंडाखेड़ा कोला गांव में खेत में लगी ट्यूबवेल की मोटर उखाड़ ले गए। उधर ग्रामीण पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।
हमें जो चोरी हुई है, मेरे छोटे भाई की दुकान है और मैं भी यहीं पे रहता हूँ और वो भी यहीं पे रहता है मेरी बराबर में। उसकी दुकान में 6-7 लाख रुपए का तो कपड़ा मैं खुद लिवा के लाया था वो कपड़ा सारा चला गया, चोर ले गए। और 1,73,000 रुपये जो कल हम सामान लेने जाते हैं वो रखे थे हमारे नगद, वो भी ले गए। दुकान में इधर से चोर आए, ये देखो आप यहाँ से इन्होंने सारा ये फाड़ के अंदर आ गए। अंदर आने के बाद सारा सामान ले गए, सारे पैसे भी ले गए। उसके बाद मैंने तहरीर भी दे दी चौकी में पुलिस आई है, वो अपनी जांच कर रही, जो भी होगा उसके बाद देखें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 1995 बैच के आईपीएस दीपम सेठ बने उत्तराखंड के नए डीजीपी। महीनों बाद उत्तराखंड पुलिस को मिली मुखिया के तौर पर स्थायी नियुक्ति। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बीच में बुलाकर सौंपी गई जिम्मेदारी। देहरादून की सड़कों पर फिर उतरे बेरोजगार युवा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की दोहराई मांग। कांग्रेस का मिला समर्थन। सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप। ऋषिकेश सड़क हादसे में राज्य आंदोलनकारी त्रिवेंद्र पवार के निधन के बाद हरकत में आया प्रशासन। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी की टीम। उपनल कर्मचारियों के मसले में बड़ा फैसला ले सकती है धामित सरकार। सचिव स्तर पर चर्चा के बाद मिला आश्वासन। नियमितीकरण की मांग पर जल्द निर्णय संभव।